दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस बुक के 19वें चैप्टर का नाम है द ऑल टुगेदर नाउ। इस चैप्टर में ऑथर शुरुआत करता है एक एग्जाम्पल से कि 1930 के आसपास जो मेडिकल साइंस थी ना सर, उसमें कभी भी पेशेंट की क्या मर्जी है उसको ध्यान में नहीं रखते थे। दोस्तों, आज की डेट में क्या होता है, आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं ना, एक एक स्टेप पे आपसे पूछा जाता है। अगर आपको एडमिट भी करना चाहेंगे ना तो आपसे पूछेंगे क्या लगता है आपको, ओपीडी में दिखाओगे, डॉक्टर को दिखा के घर चले जाओगे या एडमिट होना चाहोगे। अपना सजेशन दे देंगे कि हमें लगता है कि आपकी कंडीशन ये है, आप एडमिट हो जाओ। लेकिन सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। एक एक चीज़ आपसे पूछते हैं। कोई भी ऑपरेशन होता है ना, उससे पहले आपसे सिग्नेचर कराते हैं कि आप अपना परमिशन दे रहे हैं इस ऑपरेशन को करने के लिए। उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन वो देते हैं। कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, ऑपरेशन रॉन्ग हो सकता है, उस सिचुएशन में क्या होगा वो सारी चीज़ें उस पेपर पर लिखी होती हैं और आपका कंसेंट लेते हैं। उसी के बाद वो ऑपरेट करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक ज़माने में ऐसा नहीं था। 1930 के आसपास तक ऐसा नहीं होता था। और एक केस 1930 में बड़ा फेमस हुआ था जिसका ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है कि एक आदमी एक डेंटिस्ट के पास जाता है, कुछ दांत में तकलीफ थी। वो डेंटिस्ट उसको एनेस्थीसिया देता है बेहोश करने के लिए, क्योंकि उस ज़माने में लोकल एनेस्थीसिया नहीं डेवलप हुआ था कि सिर्फ दांतों को आपको सुन्न कर दे, उसमें पूरा ही आदमी को बेहोश करना पड़ता था। तो एनेस्थीसिया दिया और जब आदमी होश में आया तो उसके 16 दांत निकले हुए थे, उसके टॉन्सिल्स निकाल दिए थे डेंटिस्ट ने, जबकि उससे ना कुछ पूछा ना उसकी परमिशन ली। और दोस्तों, कुछ महीनों बाद उस आदमी की डेथ भी हो गई। फिर उसकी वाइफ ने कोर्ट में केस भी किया, लेकिन वो कई कोर्ट्स में गई, निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक, लेकिन हर जगह वो हार गई। क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि एक डॉक्टर जो पेशेंट के लिए सही समझता है वो उसको क्योर करने के लिए वो सारी चीज़ें कर सकता है और पेशेंट की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और उस डॉक्टर के प्रोसीजर में कोई गलती नहीं पाई गई जो उसने प्रोसीजर फॉलो किया था दांत निकालने के लिए और टॉन्सिल्स निकालने के लिए। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद मेडिकल साइंस में इन चीज़ों पर ध्यान दिया गया कि देखिए, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। इस बार जब केस हुआ तब ध्यान गया कि नहीं, पेशेंट क्या चाहता है ये भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कोई चीज़ मेडिकली बहुत सही हो, लेकिन वो पेशेंट वो कराना ही नहीं चाहता है। पेशेंट की परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। आप बीमारी को ठीक नहीं कर रहे हैं, आप पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। पेशेंट को किस में मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो चीज़ रेकमेंड करिए आप उसको। तो दोस्तों, इसी तरीके से फाइनेंस के सेक्टर में भी है। फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको ऐसी कोई चीज़ बता सकता है जो कि फाइनेंस के सेक्टर के हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज़ हो। जैसे मैंने बताया ना, मेडिकल साइंस में कोई चीज़ मेडिकली बहुत सही हो सकती है, बट हो सकता है कि पेशेंट को वो नहीं चाहिए। इसी तरह फाइनेंशियल सेक्टर में भी कोई एडवाइस बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो एडवाइस सही नहीं है। इसीलिए जैसा कि अब डिसाइड किया गया है मेडिकल साइंस में कि डॉक्टर एंड पेशेंट को इंटरेक्शन करना है, डिस्कस करना है, पेशेंट क्या चाहता है उसके हिसाब से एडवाइस डॉक्टर उसको करेगा। उसी तरह फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हर इंसान के साथ पहले बैठते हैं, फिर वो ये जानना चाहते हैं कि वो क्या चाहता है, क्यों चाहता है, कब चाहता है। क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ से फाइनेंशियली अलग अलग चीज़ें चाहता है। फाइनेंशियल गोल सबके अलग अलग होते हैं। कोई लाइफ में बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहता है, पर उसके लिए वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के लिए भी तैयार है। कोई आदमी ये कहता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, मेरे को मीडियम क्लास ही रहने दो, थोड़ा थोड़ा पैसा है मेरे पास, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं बिल्कुल ही बर्बाद हो जाऊं। तो हर आदमी अलग अलग है, इसीलिए फाइनेंशियल एडवाइस भी सबके लिए अलग अलग होती है। ये ऑथर ने इस चैप्टर में बताया है। अब इसके बाद दोस्तों, ऑथर अब क्या करता है, इस चैप्टर में पिछले सारे 18 चैप्टर को अब समराइज कर रहा है। तो मैं आपको सारे 18 चैप्टर्स की समरी अब बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, देखिए इस वीडियो में आपको सारे 18 चैप्टर की समरी तो मिल रही है, लेकिन अगर आपको उन चैप्टर्स का असली में और अच्छा फ़ायदा उठाना है तो हर चैप्टर का इंडिविजुअल वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम बुक को समराइज़ करते हैं, जैसे कि ऑथर ने इस चैप्टर में किया है 19वें चैप्टर में। तो एक चीज़ तो देखिए दोस्तों, ऑथर ने आपको ये बताई है कि जब आप लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएं, बहुत ज़्यादा तरक्की कर लें, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लें, तो कभी घमंड मत करना, क्योंकि ये लक का नतीजा है। आपकी स्किल्स का बहुत कम पार्ट है उसमें। और इसी तरह दोस्तों, अगर आप लाइफ में अच्छा नहीं कर पाते हो, आपकी जॉब में आप पीछे रह जाते हो, आपके बिजनेस में आप पीछे रह जाते हो, आपके इन्वेस्टमेंट गलत चले जाते हैं, आप जो बिजनेस खोलते हो वो गलत चला जाता है, तो इसमें अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत नाकारा हूँ, मैं बहुत बेकार हूँ। अपने आप को माफ़ करो दोस्तों, क्योंकि ये रिस्क का जो फैक्टर है उसकी वजह से हुआ है, आपके साथ लक नहीं था। तो दोनों चीज़ों में आपको अपने ऊपर ना ज़्यादा घमंड करना है, ना अपने आप को ज़्यादा कोसना है, क्योंकि रिस्क और लक के ऊपर ज़्यादातर चीज़ें डिपेंड करती हैं। दूसरा ऑथर ने आपको बताया इस बुक में कि भाई अगर आपको वेल्दी होना है ना, तो आपको ईगो निकालना पड़ेगा दिमाग से। बहुत से लोगों के अंदर ईगो होता है कि भाई मेरी महंगी गाड़ी, मेरी महंगी चीज़ें, मेरी महंगी वॉचेस, मेरे महंगे मोबाइल लोग देखें और मेरा ईगो सेटिस्फाइड होगा, मेरा घमंड सेटिस्फाइड होगा। उस घमंड को अपने अंदर से हटाना है दोस्तों, अगर आपको अमीर बनना है। तो वरना आप सब कुछ पैसे खर्च कर दोगे, आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं कि आप बिज़नेस में लगाओ, इन्वेस्ट करो। भले ही बिजनेस में लगा भी रहो, प्रॉफिट आ रहा है, आप सारा स्पेंड कर दोगे,
केवल ईगो के चक्कर में। तो ईगो से आपको दूर रहना है अगर आपको अमीर बनना है। दूसरा ऑथर आपको ये बताता है कि आपको जब आप महंगी कार या महंगी गाड़ियाँ खरीदते हो ना, तो आप इसलिए नहीं खरीदते हो कि आपको महंगी कार या महंगी गाड़ी चाहिए, आपको लोगों से रेस्पेक्ट चाहिए। तो दोस्तों अगर लोगों से रेस्पेक्ट चाहिए ना, तो ऑथर बोलता है उसके लिए आपको उनको रेस्पेक्ट देनी है। आप किसी से अच्छा बिहेव करेंगे ना, तो वो आपके साथ अच्छा बिहेव करेगा। वो आपके पोजीशंस को देख के आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगा। आपके पास बहुत महंगी महंगी चीज़ें, सामने वाले से बदतमीजी से बात करोगे, वो दुगनी बदतमीजी से बात करेगा। इसलिए ईगो को निकाल दो, पैसे को सेव करो। इज्जत चाहिए तो इज्जत दो। पैसों को सेव करने से आप अमीर बनोगे। पैसों को सेव करने से आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी लाइफ में, क्योंकि अगर आपके पास पैसे सेव हैं तो आप मान लीजिए अगर अपनी जॉब में कोई दिक्कत आती है तो आप काफ़ी समय तक खाली बैठ सकते हैं, उन पैसे से खा सकते हैं, और उस टाइम में आप कोई कोर्स कर सकते हैं, अपनी स्किल बढ़ा सकते हैं, नई जॉब के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। नई जॉब पाने के लिए आप टाइम ले सकते हैं। आपका बॉस अच्छा नहीं है, जॉब छोड़ दो, दूसरी जॉब पाने के लिए आपके पास टाइम है, क्योंकि आपने पैसे सेव कर रखे हैं। आप उससे अपनी ज़िंदगी बिता सकते हो। जब तक आपने मन मुताबिक जॉब नहीं मिलेगी, आप ज़िंदगी आराम से निकालोगे बढ़िया तरीके से। इसी तरीके दोस्तों, आपने स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है, स्टॉक की वैल्यू डाउन गई, आप घबराओगे नहीं अगर आपको एकदम से पैसे की जरूरत पड़ गई, क्योंकि अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो आप नीचे दामों में स्टॉक को नहीं बेचोगे, अपना घाटा नहीं लोगे। आपने पैसे सेव कर रखे हैं, उस पैसे से आप अपनी ज़िंदगी की उस मुसीबत को डील करोगे। इसी तरीके से कोई बिजनेस भी आपने कर रखा है, लेकिन अगर आपने पैसे सेव कर रखे हैं, बिजनेस में घाटा हो रहा है, तो आप अपनी जेब से पैसा लगा के एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है दोस्तों, जॉब में, बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट में आपको लंबे समय तक टिके रहना है अगर आपको सक्सेसफुल होना है। और लंबे समय तक टिकने के लिए दोस्तों, जो इनमें उतार चढ़ाव आ रहे हैं उनको हमें डील करना पड़ेगा, उनसे घबराना नहीं है। और वो उतार चढ़ाव से आपको एग्जिट नहीं करना है। वो आप तभी कर पाओगे जब आपने सेविंग की हुई है, क्योंकि उस सेविंग से आप उन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो। दोस्तों इसीलिए ऑथर ये बोलता है इस बुक में कि सेविंग सिर्फ इसलिए नहीं करिए कि आपको महंगी कार खरीदनी है या महंगी बाइक खरीदनी है या एक हाउस खरीदना है। बस आपको सेविंग करने की आदत डालनी है, क्योंकि ये लाइफ में आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स में लंबे समय तक टिके रहने के लिए एक तो आपको इनेबल करता है, दूसरा आपको लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप अपने टाइम से जी सकते हो, अपनी मर्जी से जी सकते हो, आप किसी के दबाव में नहीं रहते हो। ऑथर ने इस बुक में ये भी बताया कि देखिए, किसी दूसरे की फाइनेंशियल प्लानिंग की नकल करने की जरूरत नहीं है। हर आदमी का गोल अलग अलग है, हर आदमी की रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग अलग है। आपको इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से करना है जिस हिसाब से रात में आप अच्छे से सो पाओ। एक आदमी हो सकता है कि जो कि जब तक उसको अपने इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा रिटर्न ना बने ना, जब तक वो अरबपति करोड़पति ना बने, उसको रात में नींद ना आए। भले ही उसके लिए उसको कितना भी रिस्क लेना पड़े, इतना रिस्क कि वो बर्बाद भी हो सकता है, लेकिन वो लेगा तभी उसको रात में अच्छे से नींद आएगी। एक आदमी ये हो सकता है, वो कहता है मेरी दाल रोटी चलती रहे, मेरी ज़िंदगी भर बच्चों की एजुकेशन चलती रहे, मेरी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी होती रहें, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है कि मेरे पास जो पैसा है वो भी बर्बाद हो जाए। अगर ऐसा रिस्क होगा तो मैं रात में सो नहीं पाऊंगा। तो आपको उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है जिस हिसाब से आप रात में अच्छे से सो पाएँ। बस एक चीज़ आपको ये याद रखनी है। दूसरा दोस्तों, किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर में आपको एक्सट्रीम में नहीं जाना है। देखिए, लाइफ में ऑथर ने बताया ना इस बुक में कि आप बदल जाओगे। आप पूरी ज़िंदगी मौज मस्ती करते रहे, पैसे केवल स्पेंड करते रहे, आपने कुछ नहीं जोड़ा, दिखावे में पैसा खर्च किया, आपने बच्चों के लिए कुछ नहीं जोड़ा, अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ नहीं जोड़ा। जब आप 40, 50, 60 के करीब पहुंचोगे ना, 40, 50 के, आपको अफसोस होगा कि भाई अब मैं क्या करूं, समय निकल गया, अब मैं कुछ जोड़ भी नहीं सकता, ना अपने बुढ़ापे के लिए ना बच्चों के लिए। इसी तरीके से आप सिर्फ जोड़ने में लगे रह गए तो भी पूरी उम्र निकलने के बाद 50-60 में पहुंचने के बाद आपको लगेगा यार अब तो मेरी एंजॉय करने की उम्र ही नहीं रही, शरीर में ताकत नहीं रही और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी, मैं एंजॉय नहीं कर पाया। तो ऑथर ने आपको ये बताया कि दोनों चीज़ों का एक्सट्रीम नहीं करना है, क्योंकि समय के साथ हम चेंज होते हैं। तो आप दोनों चीज़ों का मिक्स करके चलिए। अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी रखिए, सेविंग को भी रखिए, इन्वेस्टमेंट को भी rखिए, अपने बिजनेस और जॉब को भी टाइम दीजिए, साथ में साथ पैसा स्पेंड करके एंजॉयमेंट लेने की भी कोशिश कीजिए, ब्रेक भी लीजिए जॉब से, फ्लेक्सिबल जॉब्स भी पकड़िए, अपनी फैमिली के साथ वैकेशंस पे भी जाइए, फैमिली के साथ टाइम भी बताइए, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो भी करनी है। तो अल्टीमेटली ऑथर आपको कुल मिला के ये बता रहा है कि देखिए, लाइफ में फ्रीडम तभी आएगी जब आप पैसे सेव करेंगे। और उसके अलावा ऑथर ने ये बताया है कि आपके फाइनेंशियल गोल्स सबके अलग अलग होते हैं, इसलिए आपको किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही ऑथर ने एक चीज़ और आपको बताई है कि फाइनेंस के सेक्टर में कुछ भी प्रेडिक्ट कराना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये कोई साइंस नहीं है, इसमें लोगों के इमोशन के हिसाब से काम होता है। इसीलिए आपको हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वही है कि आप सेविंग करके पैसा रखो, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया, ताकि कोई दिक्कत आए आपके इन्वेस्टमेंट में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, तो आप सेविंग के हिसाब से चल सको। तो दोस्तों, आशा करता हूँ बुक की समरी आपको एक मिल गई होगी, एक आइडिया मिल गया होगा कि इस बुक में क्या क्या बताया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगा 20वें चैप्टर पे, जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर है, जिसमें ऑथर बताएगा कि वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करता है। तो चलिए वेट कीजिए अगले वीडियो का।